Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज की इस लेक्चर में हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें की कॉन्सेप्ट्स जो के शामिल होंगे दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बेस पर डिस्कस किया जाएगा। सेकेंडली सेल वॉल, एंड थर्ड नंबर पे साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग ऑर्गेनल जो है वो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स में से सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, अकरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम अकरेंस की बेस पर कहते हैं। तो जो सेल वॉल है ये डिफरेंट सेल्स में होती है, प्लांट सेल में होती है, फंगल सेल में होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल के पास सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल होती है, जबकि फंजाई में फंगल सेल के पास काइटिनस और तीसरे नंबर पर प्रोकैरियोटिक सेल में नॉर्मली मेन कंपोनेंट जो कि सेल वॉल का होता है दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इस तरह से डिफरेंट कंपोजिशन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से सेल वॉल डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट सेल के केस में। इसकी लोकेशन देखें तो दैट इज आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्योंकि नॉन लिविंग होती है तो इसको हम कहते हैं दैट इज बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट की जो बाउंड्री है आउटर नॉन लिविंग होती है उसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। दैट इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल के प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीशन होती है। इसके स्ट्रक्चर में तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज मिडल लमेला, सेकंड प्राइमरी वॉल एंड थर्ड वन शुड बी सेकेंडरी वॉल। तो सबसे पहले जो दो एडजेसेंट सेल जब डिवाइड करते हैं तो उसकी वजह से बनने वाले एडजेसेंट सेल्स में जो पहली वॉल बनती है दैट एक्चुअली कंसिडर्ड एज मिडल लमेला। तो मिडल लमेला को देखें तो दैट इज फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स आफ्टर द डिवीजन। यानी कि एक सेल डिवाइड करेगा तो जब वो डिवाइड करके दो सेल्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये सेल आप देखिए, ये एक सेल है, अगर ये डिवाइड करता है तो दरमियान में गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है। गोल्जी वेसिकल जो है जब फ्यूज करते हैं तो एक इधर की सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, एक इस तरफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये दो एडजेसेंट सेल बन जाते हैं। इनके दरमियान में जो फर्स्ट कंपोजिशन होगी वो कहलाएगी मिडल लमेला। तो वो मिडल लमेला जो है उसकी कंपोजिशन क्या है दैट इज स्टिकी जेल लाइक होगी, दैट कंटेन मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉल्ट्स एंड पेक्टिन। तो ये वो बुनियादी कंपोनेंट हैं जो कि इसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि पेक्टिन जो है वो प्राइमरी वॉल का भी हिस्सा है लेकिन मिडल लमेला में भी मौजूद होता है। दैट इज प्रेजेंट, इसकी लोकेशन कहां है, प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो फर्स्टली फॉर्म्ड लेयर है और इसके बाद प्राइमरी वॉल्स बनेंगी जिनके दरमियान में ये स्ट्रक्चर आएगा। सो मिडल लमेला विल बी द फर्स्ट लेयर विच इज फॉर्म्ड राइट आफ्टर द डिवीजन ऑफ द सेल। दो बाकी कंपोनेंट जो है वो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, इसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल में से अगर हम मेन वॉल कंसीडर करें या ट्रू वॉल जो कि तकरीबन तमाम प्लांट सेल्स के पास मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल। तो इसलिए इसको हम ट्रू वॉल का नाम देते हैं। जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो चंद एक सेल में, खास तौर पर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में या उन सेल्स में जो अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर चुके हैं होते हैं और उनमें नॉन लिविंग सेल्स बन जाते हैं जब, तो उनके पास सेकेंडरी वॉल होती है। तो इसका मतलब तमाम सेल्स सेकेंडरी वॉल नहीं रखते। प्राइमरी वॉल जो है दैट इज प्रेजेंट इनर टू मिडल लमेला। तो मिडल लमेला के इनर साइड पे बनती है, बट सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो दैट इज अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। दूसरे नंबर पे प्राइमरी वॉल जो है वो थिन होती है, अप्रोक्सीमेटली इसका जो डायमीटर है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर है, जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो थिक और रिजिड होती है जिसका डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर तक कंसिडर किया जाता है। जबकि प्राइमरी वॉल जो है ये फ्लेक्सिबल है और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल अपनी शेप को चेंज कर सकता है, सेल अभी ग्रो कर सकता है।
जबकि सेकेंडरी वॉल रिजिड होने की वजह से उसकी शेप डेफिनेट हो जाती है सेल की, और फर्दर सेल अपने साइज को इंक्रीज नहीं कर सकता। इसी वजह से सेकेंडरी वॉल उन्हीं सेल्स में बनती है जो अपना शेप मैक्सिमम अटेन कर चुके होते हैं। नेक्स्ट, अगर कंपोजिशन की बात करें तो विद रेफरेंस टू कंपोजिशन, जो सेलुलोज, पेक्टिन, ये दो बेसिक कंपोनेंट ऐसे जो कि प्राइमरी वॉल में, इसके साथ साथ हेमीसेलुलोज भी मौजूद होती है, और इसके माइक्रोफिलामेंट्स सेलुलोज के होते हैं जो कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाते हैं, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल को बढ़ाते हैं। जबकि सेकेंडरी वॉल के अंदर सेलुलोज भी मौजूद होता है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और मेनली लिग्निन, जो कि इसकी थिकनेस को बढ़ा रहा होता है, इसी वजह से लिग्निफाइड सेल वॉल का नाम दिया जाता है। सो लिग्निन, इसके बाद वैक्सेस, सिलिका एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये वो बेसिक कंपोनेंट है जो कि सेकेंडरी वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इसके इस कंपोजिशन की बुनियाद पर देखें तो जो प्राइमरी वॉल है दैट हैज प्लास्टिसिटी, क्योंकि ये साइज ऑफ द सेल इसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है, तो सेल वॉल भी उसका स्ट्रक्चर जो है, ये साइज उसका बढ़ता है, लेकिन वो प्लास्टिक होती है, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकती, तो इसलिए इसको कहते हैं दैट प्रोवाइड प्लास्टिसिटी टू द सेल। तो ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। जबकि सेकेंडरी वॉल जो है ये मैक्सिमम साइज ऑफ द सेल अटेन होने के बाद बनती है, सो नो फर्दर ग्रोथ ऑफ द सेल इन केस ऑफ सेकेंडरी वॉल। ये लिविंग सेल्स के गिर्द होती है, जैसे कि पैरेन्काइमा सेल स्पेशली, और अबाउट सेकेंडरी वॉल बात करें तो वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के गिर्द मौजूद होती है या नॉन लिविंग सेल्स में होती है। और जो प्राइमरी वॉल है दैट अडेप्टेड टू ग्रो, दैट गिव द कंडीशन टू द सेल टू अडेप्ट to grow, but in case of secondary wall that provide definite shape and mechanical support to the cell। तो ये हम फंक्शन के रेफरेंस से भी जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जो वॉल है सेकेंडरी वॉल, उसकी वजह से डेफिनेट शेप मिलती है सेल को, इसके साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो सेल को मिलती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। जबकि सेल वॉल जो है वो पोरस होती है, और इस पोरस होने की वजह से वो मटेरियल को अलाउ करती है फ्रीली टू मूव फ्रॉम सेल टू इट्स एनवायरनमेंट, और इसी वजह से हम इसको फ्रीली परमिएबल का नाम भी देते हैं। सो सेल वॉल इज हाईली पोरस दैट प्रोवाइड फ्री पैसेजवे ऑफ वाटर टू एंड डिसॉल्व मिनरल्स। तो वाटर और डिसॉल्व मिनरल जो है उनको भी अलाउ कर रही होती है, जबकि हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब बात करते हैं तो दैट इज सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल। ये ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में, यानी कि जो मटेरियल सेल और इसके एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उसमें हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा इम्बाइबेशन, जो जाइलम के सेल होते हैं उसकी सेल वॉल जो है वो वाटर को अब्सॉर्ब करती है, लेकिन वो कंपोनेंट डिसॉल्व नहीं होते, इस वजह से इम्बाइब करता है, तो ये सेल वॉल जो है उस प्रोसेस में भी हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा जो सेल वॉल है ये खास तौर पर जब हम एपोप्लास्ट पाथवे की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो उसमें भी सेल वॉल अपना रोल प्ले कर रही होती है। जबकि ये डिफरेंट जो सेल वॉल्स हैं इनकी थिकनेस अकॉर्डिंग टू सेल वेरी कर रही होती है, और उसके साथ साथ कंपोजिशन भी वेरी कर रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बैक्टीरिया की ही सिर्फ बात करें तो हमने कहा मेन कंपोनेंट उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि आर्कियोबैक्टीरिया की बात करें तो उनके पास ग्लाइकोप्रोटीन कंटेंट्स मौजूद होते हैं। और अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो दैट इज द बैक्टीरिया विच हैव नो सेल वॉल। तो इसका मतलब डिफरेंट सेल टू सेल नेचर जो है वो वेरी कर सकती है सेल की, सेल वॉल की, और सेल वॉल जो है वो अपना फंक्शन भी डिफर कर सकती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेल एंड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द सेल इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दैट वाज अबाउट द सेल वॉल। सेकंड कंपोनेंट जो कि हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ द मोस्टली सेल होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो दैट इज आउटर टू प्रोटोप्लाज्म इन एनिमल सेल बट इनर टू सेल वॉल इन प्लांट, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल। तो इसका मतलब बैक्टीरियल जिन जिन सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है उनमें ये इनर साइड पे होगी, जबकि बाकियों में ये
आउटर साइड पर मौजूद होती है एज इन केस ऑफ एनिमल सेल, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो दैट इज माइकोप्लाज्मा बिकॉज दैट हैव नो सेल वॉल। तो इसका मतलब डिफरेंट सेल्स के अंदर ये आउटर या इनर हो सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जनरल टर्म इस्तेमाल की जाती है डिफरेंट सेल्स के लिए। ये वर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स हम ये वर्ड चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मसल सेल की बात करें तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलिमा का नाम दिया जाता है। इसी तरह से न्यूरॉन के केस में न्यूरोलिमा का नाम दिया जाता है, या कॉमनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लिमा भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये डिफरेंट नेम्स यूज किए जा सकते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन हो सकती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हो सकती हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। दैट आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ molecule present in the plasma membrane, that is 60 to 80% of the total composition of the plasma membrane, जबकि लिपिड जो है वो 20 to 40% होते हैं, जिसमें खास तौर पर सबसे ज्यादा मिकदार में जो लिपिड्स है these are the phospholipids। इसके अलावा कोलेस्ट्रोल्स भी मौजूद हो सकते हैं एंड अदर्स। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है these are also associated to form conjugated molecule, like carbohydrate can attach with the protein to form glycoprotein, or can carbohydrate attach with the surface of the lipid to form glycolipids। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल कंसेंट्रेशन होती है बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि हम इसके फंक्शन में देखेंगे। जो मेन पॉइंट हमारे सिलेबस में है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये दो बुनियादी मॉडल जो हम एक्सप्लेन किए जाते हैं, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, जो कि बाद में रिजेक्ट कर दिया गया डिफरेंट लिमिटेशंस की वजह से, और मोर एक्सेप्टेबल मॉडल जो कि बाद में पेश किया गया अप्रोक्सीमेटली इन 1972, तो दैट मॉडल वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को जिन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया दैट वाज जोनाथन सिंजर एंड गार्थ निकोलसन। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे थे। इन्होंने जो मॉडल दिया, इन्होंने कहा कि लिपिड बाइलेयर जो है वो डिसकंटिन्यूअस होती है और उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेड किए होते हैं इन मोज़ेक मैनर, मतलब इर्रेगुलर मैनर में वो मौजूद होते हैं। जैसा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कहा जा रहा था कि लिपिड बाइलेयर भी कंटिन्यूअस होगी और उसके ऊपर प्रोटीन बाइलेयर उसने सैंडविच किया होगा लिपिड बाइलेयर को, जबकि इसके अंदर कहा जाता है कि लिपिड बाइलेयर जो है वो डिसकंटिन्यूअस है और उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो एम्बेड किए हुए हैं इन अ मोज़ेक पैटर्न। तो अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का लफ्ज देखें तो फ्लूइड रिप्रेजेंट कर रहा होता है लिपिड कंटेंट्स को और मोज़ेक पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा होता है अबाउट द पोजीशन ऑफ या लोकेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन द लिपिड बाइलेयर। तो इसका मतलब इस के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं वो कौन सी प्रोटीन्स हैं? दीज आर मे बी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक आउटर सरफेस पे, या इसको सरफेस प्रोटीन कहते हैं, जो कि खास तौर पर रिसेप्टर के तौर पर बिहेव करती है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड प्रोटीन होती है, जो कि चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के तौर पर एक्ट कर रही होती है। जब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम कहते हैं plasma membrane is asymmetrical. Why? Because plasma membrane has different contents at their outer region as compared to inner part. तो अगर हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें और ये इसका साइटोप्लाज्मिक एरिया है और आउटर साइड जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, तो दोनों के नेचर में डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स दीज आर प्रेजेंट एट आउटर सरफेस, बट साइटोप्लाज्मिक या साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स आर प्रेजेंट एट इनर साइड। इसके अलावा जो लिपिड बाइलेयर होती है, इसमें ये जो एक लिपिड का मॉलिक्यूल है ये बुनियादी तौर पर फॉस्फोलिपिड होता है, और इस फॉस्फोलिपिड में ये जो फैटी एसिड की चेन है जो स्ट्रेट शो की जाती है दैट इज सैचुरेटेड, जबकि जो टिल्टेड फॉर्म में शो की जाती है तो दैट इज अनसैचुरेटेड। तो इसका मतलब इसमें दोनों किस्म के फैटी एसिड मौजूद होते हैं, सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
दूसरे नंबर पे इसके पास जो मौजूद होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से जो सेमी रिजिडिटी है सेल मेम्ब्रेन को वो प्रोवाइड की जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और इसके साथ साथ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन बी अटैच्ड विद द सरफेस ऑफ लिपिड टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड और विद द सरफेस ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। जब हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की, तो इस फॉस्फोलिपिड में ये जो हेड का रीजन है ये हमेशा आउटर सरफेस पे एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स के साथ और इनर सरफेस पे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जिस वजह से इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टेंट कहा जाएगा। जबकि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, these are actually responsible to show the hydrophobic part because they have no direct contact with the surface of the cytoplasm or with the extracellular matrix। तो आउटर साइड पे फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स होते हैं और इनर साइड पर साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स होते हैं। तो इस डायग्राम की बेस पे डिफरेंट पॉइंट से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स किस किस्म की हैं, इसके साथ साथ आउटर सरफेस से इनर सरफेस किस तरह से डिफरेंट है, कोलेस्ट्रॉल की पोजीशन क्या है, और इसके साथ साथ हमें ये बात की जा सकती है कि सेल मेम्ब्रेन के डायमीटर कितना होता है। ऑन एवरेज 7 नैनोमीटर तक एक सेल मेम्ब्रेन का डायमीटर कंसीडर किया जाता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है, जैसा कि हमने सेल वॉल के बारे में कहा कि वो प्लांट सेल, एनिमल सेल और बाकी सेल्स में डिफरेंट होती है या नहीं होती, इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफर करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टिरोल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंस ऑफ स्टिरोल और कोलेस्ट्रॉल इन केस ऑफ particularly in the prokaryotic cells। तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा भी डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। That was about the structure of the plasma membrane. Now we have to discuss about the functions of plasma membrane, और उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट है। ये एक बुनियादी फंक्शन है और इस फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक लिपिड बाइलेयर है और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड है इन द मोज़ेक मैनर। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की बात करें तो दैट कैन बी थ्रू द लिपिड बाइलेयर और फ्रॉम द प्रोटीन चैनल्स और कैरियर प्रोटीन। तो सबसे पहले अगर हम लिपिड पार्ट की बात करें तो वो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ और क्या काम कर रहा होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन जो है वो मोर फ्लूइड होगी इफ इट कंटेन मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जितने ज्यादा सैचुरेटेड होंगे उतनी थिक होगी या उसका स्ट्रक्चर जो है वो लेसर फ्लूइडिटी शो करेगा, और अगर अनसैचुरेटेड ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा लिक्विडिटी शो करेगा या फ्लूइडिटी शो करेगा। तो सबसे पहले मोर फ्लूइड है तो इसका मतलब मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्टेबलाइज द लिपिड बाइलेयर। इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं या जो अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव कैपेसिटी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रीली, बट आयंस हैव सम डिफिकल्टी टू क्रॉस। इसमें अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल कहा जाता है, दैट कैन मेंटेन द सप्लाई ऑफ द मटेरियल from cell to its environment or environment to its cell according to the need or according to the nature of the molecule। तो यहां पे हम लिपिड की बात जो कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा जो बेसिक कंपोनेंट होता है दैट इज प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट जो है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द प्रोटीन ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। ये बुनियादी तौर पर एम्बेडेड, पार्शली एम्बेडेड हो सकती है या फुली एम्बेडेड हो सकती हैं, और इनका काम जो मटेरियल को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन लेके जाना या ट्रांसपोर्टर के तौर पर किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर उसको दूसरी साइड पर जो है वो कैरियर के तौर पर मूव कराना। जो चैनल प्रोटीन है उसमें सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो एक खास तौर पर प्रोटीन कंसिडर की जाती है, जो कि चैनल प्रोटीन के तौर पर समझी जाती है। इसी तरह से सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम कर रहे होते हैं।
कुछ प्रोटीन जो है वो एंजाइम के तौर पर काम कर रही होती हैं, जैसा कि एडिनाइलेट साइक्लेज, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, जो कि सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम कर रही होती है, इसके तौर पर ये एंजाइम काम कर रहा होता है। इसके अलावा सम जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पर होती हैं, जो कि पर्टिकुलर शेप टू ईच रिसेप्टर देती हैं, और उसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल खास तौर पर हम देखें हार्मोन्स जैसा कि पूरे ब्लड के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और वो उन्हीं सेल्स के सरफेस के साथ बाइंड करते हैं विच कंटेन रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो टारगेट साइट को ट्रिगर कर सकते हैं। तो इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए ये रिसेप्टर अपना मेन रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीजन के तौर पर बिहेव करती हैं, जो कि रिकग्निशन ऑफ द सेल के लिए एक मेन रोल प्ले कर रही होती हैं, सो रिकग्नाइज द अदर सेल। इसके अलावा अब प्रोटीन और लिपिड का मेन तो ये फंक्शन है, लेकिन जब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट उनके साथ बाइंड करता है तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन होती है, और वो एज अ सरफेस मार्कर काम कर रहे होते हैं, जैसा कि सेल टू सेल रिकग्निशन and striking the correct cell together in a particular tissue। तो जो सेल को स्टिक कर रही होती है, sticking the correct cell together in the tissue, that will responsibility of glycoprotein and glycolipid। इसके अलावा ये सेलुलर मार्कर जो कि सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल जब रेड ब्लड सेल्स को पर्टिकुलर डिटरमिन किया जाता है तो उनके ऊपर जो एंटीजेंस की फॉर्मेशन होती है, दीज आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन, और उस वजह से वो टाइप ए, टाइप बी या ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसके तौर पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल जो कि मेन फंक्शन है, और मटेरियल जो कि वेस्ट सब्सटेंस होगा वो सेल से बाहर भेजा जाए, जो बेनिफिशियल सब्सटेंस हैं वो सेल की तरफ ले जाया जाए, और इसके साथ साथ पीएच ऑफ द सेल को भी मेंटेन करने के लिए ये अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेल ये सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रही होती है, और नेचर ऑफ द प्रोटीन्स जो कि वेरिएबल कंसंट्रेशन और वेरिएबल लोकेशन पर सेल टू सेल वेरी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सेल्स में प्रोटीन की जो लोकेशन है वो डिफरेंट होती है, और उस बेस पे अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट वाज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो साइटोप्लाज्म और इसके ऑर्गेनल्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो कि हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो अगर हम सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में जाने तो एक साइटोप्लाज्म जो है वो रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर हम इस पॉइंट को समझना चाहें तो हम एक सेल का स्ट्रक्चर जो है वो देखकर इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, तो दैट इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन। अब अगर ये एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल जितना भी फ्लूइड मौजूद होता है उसको नाम क्या दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। और इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड होगा इस रीजन में उसको नाम क्या दिया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। जबकि जब हम बात करेंगे कंप्लीट रीजन की, इस सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल वो सारा कंपोनेंट जो कि इसमें मौजूद होता है उसको अगर कंसीडर करें तो ये कंसीडर क्या किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों को यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। यानी कि हम इस डेफिनेशन में बुनियादी तौर पर क्या कह रहे हैं, वो तमाम स्ट्रक्चर, वो तमाम लिक्विड या वो रीजन का जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे जितना भी स्ट्रक्चर लिक्विड की सूरत में, सॉलिड सब्सटेंस की सूरत में आएगा उसको नाम क्या दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म। अब एक साइटोप्लाज्म का जो कंपोनेंट है उसमें अगर फिजियोकेमिकल नेचर देखें तो बुनियादी तौर पर दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज द साइटोसोल एंड सेकंड इज इंक्लूजन्स। जो साइटोसोल है दैट इज सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि वो हिस्सा जो कि ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा होता है, और ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है जिसमें 90% तक वाटर कंटेंट्स मौजूद होते हैं। जबकि इंक्लूजन्स जो हैं वो इनसॉल्युबल वेस्ट
या स्टोरेज प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये दोनों जो कि सेल में टेम्परेरी स्टोर होंगे। जब साइटोसोल को देखें तो साइटोसोल को फर्दर दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन जो कि कंप्लीटली सॉल्युबल पार्ट होगा, और इनकम्प्लीट या पार्शली सॉल्युबल जो होगा उसे नाम दिया जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब जो ट्रू सॉल्यूशन है ये कंप्लीटली सॉल्युबल ड्यू टू स्मॉल मॉलिक्यूल एंड आयंस हैं इसमें, जो कि पर्टिकुलरली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड या डिफरेंट टाइप के आयंस हो सकते हैं। जब हम इंक्लूजन्स की बात करते हैं तो उसमें टोटल इनसॉल्युबल थे, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में लार्ज मॉलिक्यूल हैं जो कि पार्शली सॉल्युबल होंगे, जो कि कोलॉइड सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करेंगे। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन को दो बेसिक पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू इट्स विस्कोसिटी एंड लोकेशन डिवाइड किया जाता है, सोल जिसको साइटोसोल भी कहा जाता है, और साइटोजेल। जो साइटोसोल है वो नॉन विस्कस पार्ट होगा जो कि टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा, और जेल जो है वो विस्कस है एंड पेरिफेरल। तो इसका मतलब जो पेरिफेरल पार्ट पर रीजन मौजूद होता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, वो एक्चुअली जेल है जो कि सेमी सॉलिड या विस्कस रीजन होता है, और उसके मुकाबले में जो इंटरनल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस पार्ट होता है साइटोसोल का, उसको नाम क्या दिया जा रहा होता है, नॉन विस्कस रीजन, और वो साइटोसोल कहलाता है, जबकि विस्कस जो कि टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन है उसको पेरिफेरल पार्ट साइटोजेल कहा जाता है। नाउ after the physiochemical nature we have to discuss about the metabolic and storage role of cytoplasm, यानी कि functions of cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म जो है बुनियादी तौर पर दो ही काम कर रहा होता है, एक तो साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और दूसरे नंबर पर स्टोरेज रोल के तौर पर काम कर रहा होता है, जिसमें साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइटोसोल होती है, क्योंकि इसमें वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल, जबकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ये प्रोसेस साइटोसोल का रीजन होगा, और जो स्टोरेज के तौर पर रोल प्ले कर रहा होगा दैट विल बी साइटोजेल, जहां पे खास तौर पर वो स्टोर हाउस के तौर पर काम कर रहा होगा, उसमें डिफरेंट सब्सटेंस को जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं उनको भी रखा जाएगा। दूसरा इसका काम जो है दैट कंटेन हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स जो कि कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल, और ये सेल ऑर्गेनल्स जो हैं बुनियादी तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट करते हैं अमंग द साइटोप्लाज्म ड्यू टू द टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म है दैट कंटेन ओनली नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो दैट कंटेन नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, यूनिमेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जो है वो उसमें मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब तमाम ऑर्गेनल जो है उसका ग्राउंड सब्सटेंस के तौर पर काम कर रहा होता है साइटोप्लाज्म। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट या उसको एक्टिव मास मूवमेंट का नाम दिया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट विद इन द सेल हो रही होती है, एंड दैट प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज साइक्लोसिस, जो कि इंटरनल सेल मोशन कहलाता है, that is also the function of the cytoplasm। तो that was a brief description about cytoplasm। जो दूसरा इसमें ऑर्गेनल मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसमें जैसा मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें नॉन मेम्ब्रेनस ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि नॉन मेम्ब्रेनस, यूनिमेम्ब्रेनस एंड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल मौजूद होते हैं। तो हम डिफरेंट जो ऑर्गेनल है उसमें सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लफ्ज देखें तो एंडो इनसाइड, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम इज एक्चुअली नेटवर्क। तो इसका मतलब इस वर्ड के मतलब से ही हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, दैट इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और चैनल्स इन यूकैरियोटिक सेल। तो नेटवर्क ऑफ चैनल और ट्यूब्यूल इन यूकैरियोटिक सेल बिकॉज इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ये इसकी लोकेशन देखें तो दैट इज एक्सटेंडेड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी कि पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस के साथ ये अटैच होते हैं, जो कि पूरा चैनल्स का नेटवर्क पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है।
इनकी जो वेरिएबल अपीयरेंस होती है, सेल टू सेल वेरी कर रहे होते हैं, इनकी तादाद जो ट्यूब्यूल्स की है वो कम या ज्यादा हो सकती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन बेसिक टर्म्स हमें समझना होती हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड यूनिट इन स्टैक जब होंगे तो उसको नाम दिया जाएगा सिस्टर्नी। जबकि वेसिकल जो है वो ओवल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह से, और जो ट्यूब्यूल्स है इरेगुलर होंगी एंड ऑफन ब्रांच्ड। तो दोनों में सिस्टर्नी में और ट्यूब्यूल में डिफरेंस क्या होगा? ट्यूब्यूल जो है वो ब्रांच होना शुरू हो जाएंगी और सिस्टर्नी ब्रांच नहीं होंगी और स्टैक की सूरत में एग्जिस्ट करेंगी, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये फ्री हो सकती हैं और कनेक्टेड हो सकती हैं विद द सिस्टर्नी। अकॉर्डिंग टू द presence or absence of ribosome at the surface of the cisternae, these tubules are considered as rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum। जब रफ का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो इनकी जो सरफेस है वो रफ हो जाती है ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, सो इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो अगर हम एक सिस्टर्नी की बात करें तो इसमें फॉर एग्जांपल ये इस तरह से एक सिस्टर्नी का पार्ट है, तो इसमें जो इंटरनल पार्ट होता है वो सिस्टर्नल फ्लूइड है और इसके आउटर साइड पर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। तो हमेशा जो राइबोसोम अटैच होते हैं दैट इज एट द आउटर सरफेस ऑफ द सिस्टर्नी, वो इंटरनल सरफेस पर मौजूद नहीं होते। तो पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम कहते हैं राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के सरफेस स्मूथ होने की वजह से नो राइबोसोम, जब राइबोसोम नहीं होंगे, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम होंगे, तो उसको नाम दिया जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है, जबकि स्मूथ को लेस स्टेबल कंसीडर किया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी एंड वेसिकल बनते हैं, जबकि दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ओनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। फंक्शन देखें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल सिक्रीशंस, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए खास तौर पर रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके जो अपीयरेंस है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन किन सेल्स में ये ज्यादा होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर अबंडेंस प्रेजेंट इन अबंडेंस इन पैंक्रियास, लिवर, गॉबलेट सेल्स, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एडिपोज टिश्यू में सबसे ज्यादा होंगे, मसल्स में और लिवर सेल्स में। जैसे हमने कहा लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए तो लिवर सेल में लिपिड मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, इसी तरह से जो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी बुनियादी तौर पर लिवर सेल्स में ही हो रही होती है, तो इसका मतलब लिवर सेल्स के अंदर उनकी तादाद ज्यादा होगी। इसी तरह से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो मसल सेल के अंदर वो तादाद में ज्यादा होंगे। और जब हम प्रोटीन प्रोडक्शन की बात करते हैं सिक्रीशन की, तो पैंक्रियाटिक सेल्स जो है वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से एंजाइम ज्यादा होने की वजह से वो पैंक्रियाज में, तो इसका मतलब ये डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है, जैसे म्यूकस, जो गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो भी खास तौर पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ज्यादा जो है वो उसमें मौजूद होता है। अच्छा, एक और फंक्शन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉमनली कंसिडर किया जाता है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। जब सेल मेम्ब्रेन और इसके फंक्शन को हम कंपेयर करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी कि विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट जब कर रहा होगा तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेल मॉडिफाई भी होता है, जैसा कि हम जब न्यूरॉन के अंदर निजल्स ग्रेन्यूल में देखते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद जब राइबोसोम देखते हैं तो उसको नाम देता है अर्गेस्टोप्लाज्म, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मसल सेल के अंदर जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द साइट फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप ऑफ सेल की बेस पर मॉडिफाई या उसका नाम को चेंज किया जा सकता है। तो दैट वाज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गेनल गोल्जी अपरेटस के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। गोल्जी अपरेटस, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम अकरेंस कहें तो दैट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ऑल यूकैरियोटिक सेल किस लिए कह रहे हैं? प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है बिकॉज इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। और उसके साथ साथ इसकी डिस्कवरी देखें तो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय
कैमिलो गोल्जी इन 1898। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से इसमें भी स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होती हैं जिनको नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। ये कंप्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होता है दैट इज फॉर्म्ड अराउंड सेंट्रल स्टैक। इसका आउटर रीजन जो है उसको फॉर्मिंग फेस या सिस फेस या कन्वेक्स टाइप कहा जाता है और इनर फेस को मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस और कनकेव टाइप का कहा जाता है। अगर मैं एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से एक सेल की बात करूं तो इसमें फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस का रीजन है, तो इस न्यूक्लियस के साथ जो फ्लैटेंड सैक्स मौजूद होती हैं पर्टिकुलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जहां जहां पे राइबोसोम अटैच होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं और जहां ये अटैच नहीं होते उसको स्मूथ कहते हैं। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जो वेजिकल बड ऑफ होते हैं इनको नाम देता है ट्रांसपोर्ट वेजिकल। इनके अंदर वो प्रोटीन जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनी थी वो इसके अंदर आ जाती हैं, इन्हीं को हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल का नाम देते हैं। नाउ दीज ट्रांसपोर्ट वेजिकल विल फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर ट्यूब्यूल जो कि स्टैक की सूरत में फ्लैटेंड स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बन जाएंगे, उनको सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। नाउ दैट स्टैक विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन साइज और इसका स्ट्रक्चर जो है वो एनलार्ज होता जाता है। तो इसका मतलब जो इसका टूवर्ड्स द न्यूक्लियस फेज है वो एक्चुअली फॉर्मिंग फेज है, यहां पे ये ऐड हो रहे होंगे यहां से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम गोल्जी प्रेटस का जो ओरिजिन है वो समझ सकते हैं दैट इज बर्डेड ऑफ वेजिकल्स फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे जैसे ये फ्यूज होते जाएंगे और उसके बाद इसका जो इंटरनल पार्ट है जो कि टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा, यहां से वेजिकल बड ऑफ होते जाएंगे और ये जो वेजिकल बड ऑफ हो रहे हैं ये सेक्रेटरी वेजिकल के तौर पर काम करेंगे और दे कैन बिहेव एज एन ऑर्गेनल, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम या डिफरेंट जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रखते हैं उनकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेजिकल निकले, ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो है वो फ्यूज होके तो सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाया एंड बडिंग ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द गोल्जी वेजिकल जो कि खास तौर पर सेक्रेटरी वेजिकल कहलाएंगे या पर्टिकुलर ऑर्गेनल के तौर पर बिहेव कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये आउटर और इनर रीजन जो है वो इस तरह से टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अबाउट द फंक्शंस, तो फंक्शन में एक फंक्शन हम इसी डायग्राम से सेल सिक्रीशंस का फंक्शन जो है, यानी कि अगर कुछ प्रोटीन जो है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी थी वो खास तौर पर पैक हुई, इसमें प्रोसेस हुई और प्रोसेस होने के बाद सेल से निकल गई एक्सोसाइटोसिस के जरिए, जैसे पैंक्रियाटिक सेल्स जो हैं वो भी इसको अपनी बॉडी से जो सेल से इसकी रिमूवल कर रहे होते हैं पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की सूरत में। इसी तरह से सर्टेन ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा कि इसमें अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम आ जाएं तो ये सेल का हिस्सा बन जाता है, जैसा कि लाइसोसोम, ग्लाइकोसोम या पेरोक्सिसोम्स। तीसरे नंबर पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी इसी गोल्जी प्रेटस में, जब यहां पे इस तरफ से वेजिकल मिले और प्रोसेसिंग होती रही तो जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी थी उनके साथ जब लिपिड मिलेंगे तो वो लिपोप्रोटीन बना देंगे या कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब दो किस्म के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन जो गोल्जी वेजिकल बर्ड ऑफ हुए हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ऑफ प्लांट सेल, सेंटर में इक्वेटर के अंदर गोल्जी वेजिकल अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और वो सेल वॉल की फॉर्मेट जो सेल की डिवीजन है उसके लिए एक मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन में भी इसका अपना एक रोल मौजूद होगा। तो ये वो बुनियादी फंक्शन थे जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।